अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एज के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसे प्रोफेशनल से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसे हेल्पफुल और इंफॉर्मेशनल सेशंस और वीडियोस लाते रहेंगे और आपको प्रोफेशनल से मिलवाते रहेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट हमें मिले मोटिवेशन और आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस फ़ौरन से पहले। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के इस सेशन में कराची से हमें ज्वाइन किया है मिस निगत ताहिर ने। मोर देन 21 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इनका। ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, सीनियर लेक्चरर हैं इन डाउ, सर्टिफाइड टेलीथेरेपिस्ट हैं, सर्टिफाइड सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट हैं, ट्रेनर हैं, रिसर्चर हैं और HOD CP रिसोर्स यूनिट हैं सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन में। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में और भी जानते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मिस निगत कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एंड थैंक यू सो मच कि आपने uh, एक इतना अच्छा जो है वो चैनल किया हुआ है, ऑर्गेनाइज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं जिसमें हम जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं अपनी और ये जो शेयरिंग है ये पेरेंट्स के लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है और बाकी प्रोफेशनल्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि आप मल्टी प्रोफेशन से जो है वो इंटरव्यू ले रहे हैं तो हर एक को एक दूसरे के बारे में नो हाउ हो रही है और ये पता चल रहा है कि अगर हमें किसी को रेफर करना है या किसी को बताना है तो हम कैसे गाइड कर सकते हैं। सो राइट, इट्स वेरी नाइस थिंग। थैंक यू वेरी मच जी। तो मिस निगत, हमने अपनी बिसात के मुताबिक थोड़ा सा तारुफ कराने की कोशिश तो की, लेकिन हम चाहेंगे कि व्यूवर्स के लिए आप अपनी एजुकेशन एक्सपर्टीज और जो प्रोफेशनल जर्नी है उसको थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। जी जरूर। आई हैव 21 ईयर एक्सपीरियंस जैसे कि आपने बताया। तो स्टार्ट हम वहीं से करते हैं जब JPMC से, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची से जो है वो मैंने अपना BS ऑक्यूपेशनल थेरेपी कंप्लीट किया इन 2002 और तब से अब तक जो है वो कंटिन्यूसली क्लिनिकल ऑन ऑफ चीज़ों में इन्वॉल्व रहे। सबसे पहले मैंने IBP ज्वाइन किया था। IBP से मुझे एक्सपीरियंस गेन हुआ और वहाँ से फिर मैं मायशा मेमोरियल वहाँ पे क्लिनिकल एज ए क्लिनिकल ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट मैंने वर्क किया। मायशा में जो है लकीली जो मेरे साथ हेड थी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की इरम, उन्होंने मुझे बड़ा फैसिलिटेट किया और उन्होंने मुझे ग्राउंड दिया कि मुझे SI बहुत पसंद था, सेंस इंटीग्रेशन। तो वहाँ पे मैंने जो है वहाँ से थोड़ा बहुत सेंस इंटीग्रेशन को किस तरह स्टार्ट लेना है वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। फिर होराइजन स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, वहाँ डॉक्टर नजम शराज ने ये स्टार्ट किया था और बिल्कुल समझें कि ये वो टाइम था जहाँ से मैंने हर जगह पे फिर नया सेटअप स्टार्ट किया है मैंने। तो यहाँ पे जो है वो हमारी पूरी टीम आई और हमने ये सेटअप स्टार्ट किया। यहाँ बॉर्डर लाइन जो है IQ के स्टूडेंट्स थे और इनको हमने हर तरह से फैसिलिटी, यानी एक रिसोर्स टाइप सेंटर था हमारा। और वहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे आज तक अपनी एक लगती है कि वहाँ जो स्टूडेंट्स थे उनकी ना सिर्फ जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ उन पे मैंने बहुत काम किया, बल्कि उनको हमने वोकेशनल के साथ इंटैक्ट करवाया। तो पेरेंट्स के साथ गए वहाँ पे, हमने KFC और डिफरेंट उसमें हमने बातचीत की और फिर हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे गए भी, वहाँ पे उन्होंने जो है वो इंटर्नशिप ली और उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया। तो ये एक अच्छा स्टेप था होराइजन स्कूल की तरफ से उन बच्चों का। फिर मुझे मास्टर्स करने का ख्याल आया। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मास्टर्स नहीं है, तो मैंने मास्टर्स किया है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में। और जब मैंने वो स्टार्ट किया तो फिर मैंने अपनी जो माहिशा मेमोरियल है उसको ड्रॉप किया और क्लिनिक और स्कूल जो है वो कंटिन्यू रखा। आफ्टर मास्टर्स जो है फिर डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एज ए क्लिनिकल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अपॉइंट हुई मैं
और आफ्टर 1 ईयर जो है, चूंकि लेक्चरशिप और इनके साथ वर्क करती थी, तो लेक्चरशिप की तरफ आ गई। फिर लेक्चरशिप के साथ साथ 2 साल में फिर मजीद प्रमोशन हुई, एंड एज अ सीनियर लेक्चरर टिल देन नाउ जो है मैं वर्क कर रही हूँ। फिर डाउ से हमारा डिपार्टमेंट 3 इयर्स बैक स्विच हो गया है। नाउ इट्स सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन। तो अब मैं वहाँ पे एज अ सीनियर लेक्चरर भी हूँ। फिर हमने उसी वक्त जो है वो सेरेब्रल पैल्सी रिसोर्स यूनिट जो है, डॉक्टर नबीला सुमरो ने आइडिया देके ये स्टार्ट करना चाहिए, इन कंसीविंग दैट आइडिया मैंने उसके ऊपर वर्क किया। और वो जो है हम अब पूरी रेनोवेशन हो रही है, सारा फंक्शनल में आने वाला है। तो एक तरफ मेरा सेरेब्रल पैल्सी का इंटरेस्ट है, सेकंड साइड पे मेरा सेंसरी इंटीग्रेशन का है। एंड एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो है कि जब हमारी इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था डाउ में, तो चूंकि मुझे सेंसरी पसंद था, तो मुझे अलाउ किया गया कि हम 3 थेरेपिस्ट थे कि हम डिफरेंट एरियाज को कवर करें, पीड्स, एडल्ट। और तो मैंने वहाँ पे सेंसरी मोटर फैसिलिटेशन फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, आप कहेंगे कि वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है इसी टाइप ऑफ सेंसरी री एजुकेशन। जैसे सेंसरी इंटीग्रेशन है, इसी तरह सेंसरी री एजुकेशन है, जो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटीज के पेशेंट, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और पैल्सी के जो पेशेंट, स्पाइनल बाइफिडा, तो इन पेशेंट्स में जो सेंसरी लॉस होता है टिपिकली उनके ऊपर वर्क था। तो माशाल्लाह से ये सारा काम जो है वो हमारे आईपीएमआर में स्टार्ट रहा है। और फिर लकीली जो है वो डेबी क्रैमर रॉय यूके से उन्होंने मैं ज्वाइन किया, और उन्होंने एक रिसर्च स्टार्ट की इंक्लूसिव एजुकेशन पे, के रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन इंक्लूसिव सेटिंग्स, और डेवलप करना रोल ऑफ ओटी इन डिफरेंट स्कूल सेटअप विच हैज इंक्लूसिव सेटिंग। तो हमने इस पे 3 इयर्स वर्क किया, एंड आफ्टर 3 इयर्स जो है वो हमारा जो सबसे बेस्ट आउटकम रहा वो ये कि हमने एक रिसोर्स बुक जो है वो बनाई है, जो कि फॉर प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स और ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट एज वेल एज टीचर्स के लिए बड़ी बेनिफिशियल है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल के अंदर जो डिफरेंट सेटिंग्स हैं जिसमें एक पूरा टीम काम करे, तो उसकी जो है वो भी शुरुआत हमने 2015 से की और 2018 में हमारे पास वो प्रोडक्ट आया है। एंड अनदर रिसर्च जो कि पाकिस्तान में मैं लीड कर रही थी, इजी इवैल्यूएशन ऑफ एयर सेंसरी इंटीग्रेशन। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमारे पास ऑटिस्टिक बच्चे हैं, एडीएचडी है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के साथ हैं, लेकिन हमारे पास स्टैंडर्डाइज टूल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और इवन ग्लोबली जो है इट्स टू मच एक्सपेंसिव कि आप जो है वो सिप्ट परचेज करें, उसका लाइसेंस लें। तो मेरे पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, वर्ल्ड फेडरेशन ऑक्यूपेशनल थेरेपी कॉन्फ्रेंस में मैं गई थी, तो वहां पर कि उन्होंने ये एवेल्युएशन टूल बनाने के लिए एक रिसर्च प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था, एंड आई एम लीडिंग फ्रॉम पाकिस्तान। और लकीली यहाँ पे हमें एक अच्छा ग्रुप भी मिल गया, मेरी टीम थी एसआईपीएमआर की। हमने यहाँ पे 42 ऑलमोस्ट ओटीज जो हैं उनको टीच किया, ट्रेन किया, डायरेक्ट क्लासी के साथ कांटेक्ट करवाया, फ्री ऑफ कॉस्ट था ये। और फिर उनमें से माशाल्लाह से 23 to 27 जो है उनको M2 M3 सर्टिफिकेट भी मिला है सेंस इंटीग्रेशन के ऊपर। तो ये सारा प्रोसेस बहुत अच्छे से हो गया, और इसी टाइम पीरियड में मैंने सेंस इंटीग्रेशन में सर्टिफिकेशन भी ली, कोविड के टाइम पे टेलीथेरेपी में ली। एंड नाउ आई एम ट्रेनिंग बोथ थिंग्स, टेलीथेरेपी भी और सेंस इंटीग्रेशन भी। दिस इज ऑल अबाउट मी। एक राइट। चीज मिस, जरूर जरूर। मैं पाकिस्तान ऑक्यूपेशनल थेरेपी एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, हम्म। और पाकिस्तान ऑक्यूपेशनल थेरेपी एसोसिएशन की के साथ काम करते हुए मुझे तकरीबन 3 साल हो गए। तो राइट। अच्छा, एक चीज आपने जिक्र की, काफी डिटेल से आपने अपना तारुफ कराया। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर पेरेंट्स एज वेल, के ताकि वो जान सकें कम्प्लीटली कि जो प्रोफेशनल है उस कितना डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है उसका, क्योंकि थोड़े से शॉर्ट पीरियड में वो सारा कवर करना मुश्किल हो जाता है। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपने रिसोर्स बुक का जिक्र किया जो आप लोगों ने बनाई, तो वो क्या आम लोगों के लिए भी अवेलेबल है? अगर है तो कैसे वो उसको ले सकते हैं या कैसे अप्रोच करें आप? जी बिल्कुल, आम लोगों के लिए भी अवेलेबल है। और
वो ऑनलाइन अवेलेबल है, एक फॉर्म फिल करना होता है ऑनलाइन, और मैं आपको लिंक बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगी। तो उस फॉर्म को आप फिल करेंगे तो वो रिसोर्स बुक अप्रोच हो जाती है। उसके अलावा ये कि डेबी और हमारे ओटीज जो हैं वो मिलके इस रिसोर्स बुक के लिए वर्कशॉप्स भी हमने किए हैं, टीचर वर्कशॉप भी की है, ओटीज वर्कशॉप भी की है। और रिसेंटली एक और हम जो है वो गाइड बुक बना रहे हैं सेरेब्रल पैल्सी के लिए। ये भी हमारी रिसर्च है, डेबी और हमारी SIPMR की टीम की, एंड मैं उसमें लीडिंग हूँ उसमें भी। तो वो कम्युनिटी बेस है। तो ये दोनों रिसर्चेस माशाल्लाह से मतलब इस तरह की हैं जो कि कवर कर रही हैं, एक तो स्कूल सेटअप में कवर कर रहे हैं और एक कम्युनिटी में कवर कर रहे हैं कि सेरेब्रल पैल्सी बच्चे जो कि हमें हमें पता है लॉन्ग डिस्टेंस से हमारे पास लोग आते हैं, कभी आ नहीं सकते हैं, तो उनको कम्युनिटी में सेटल करना, उनके अपने घरों में जाके हमने असेसमेंट की और उसके बाद फिर उनको टेली सेशंस के थ्रू, चाहे व्हाट्सएप है चाहे ऑन कॉल फीडबैक लेना, और उनको उनके घर की लिहाज से चीजें प्रोवाइड की हैं उनके घर के एटमॉस्फेयर को देखते हुए। तो एक ये स्टेप भी हमने जो है वो SIPMR ने इनिशिएट किया है इस रिसर्च के थ्रू। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो गाइडलाइन भी प्रोवाइड कर रही हैं। इसकी अभी बनी नहीं है, कम्युनिटी वाली अभी इन प्रोसेस है, रिसर्च ओके। तो कंप्लीट हो गई है, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर मतलब अभी स्प्रेड है और हम डिफरेंट उसमें कर रहे हैं काम। लेकिन जो रिसोर्स बुक है इंक्लूसिव सेटिंग की, वो कंप्लीट है हमारी, वो मैं आपको लिंक इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। राइट, राइट। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह बहुत डाइवर्सिफाइड है, फ्रॉम बच्चों से लेके मतलब डिफरेंट और भी उसके एस्पेक्ट्स हैं। तो अगर हम स्पेशल नीड्स इंडिविजुअल्स की या बच्चों की बात करें, तो हम थोड़ा सा मज़ीद उसको एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि आप किन किन चैलेंजेस वाले बच्चों को डील कर रहे हैं, और अगर बच्चों की बात की जाए तो उसमें कितना तक का एज ग्रुप आप बच्चों में कंसिडर करते हैं? देखिए, 3 से पहले वाला बच्चों का एज ग्रुप है 12 तक जो है वो हम्म। टिपिकली हम जो है वो बच्चों का ग्रुप लेते हैं, और जितने भी हम स्टैंडर्डाइज्ड टूल भी यूज करते हैं वो मोस्टली वहां तक है। मैंने खैर बच्चों और एडल्ट दोनों के साथ काम किया है, और तमाम एज ग्रुप के साथ ही तकरीबन मतलब अर्ली इंटरवेंशन पे जाएं तो अर्पेल्सी के 6 वीक के बच्चे के साथ भी वर्क किया है मैंने, और फिर 2 ईयर से ऑनवर्ड जो है हमारे पास स्पेसिफिक टूल्स के साथ भी मैंने वर्क किया है। बाकी 12 ईयर्स तक हमें जो है हम बच्चों की कैटेगरी रेंज में रख रहे होते हैं, और 13 टू ऑनवर्ड जो है वो एडल्टहुड में आ जाते हैं, एंड 17 प्लस जैसे 20 से हम फिर उसको एडल्ट्स में काउंट करते हैं। राइट। तो अगर जो पेरेंट्स आपको विजिट करना चाहें, और तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं आपको, उसके बारे में भी अगर थोड़ा बता सकें कि आप एक से ज़्यादा जगहों पे अवेलेबल होती हैं, तो कैसे वो अप्रोच कर सकते हैं? देखिए, मोस्टली तो मैंने अभी क्लिनिक तो मेरा खैर रीसेंट ऑन ऑफ चलता है क्लिनिक, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, अब मेरा अपना वर्क टाइम बहुत ज़्यादा है, तो इन चीज़ों की वजह से। तो बट मैं सबको डायरेक्टली जो है वो अपने SIPMR का ही करती हूँ, क्योंकि अंडर वन रूफ तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। तो चाहे वो सेरेब्रल पैल्सी के अगर हैं तो हमारे पास सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन KDA कैंपस है, जहाँ पे हम सेरेब्रल पैल्सी हमारा पूरा रिसोर्स यूनिट है, वहाँ पे हमारे OTs हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, और स्पीच थेरेपिस्ट है। अभी जो है हमने लो लेवल से स्टार्ट किया है, और फिर हम जो है वो टाइम बाय टाइम उसको इंक्रीज करते जाएंगे, हमारा स्टाफ भी इंक्रीज होगा ऑब्वियसली और चीज़ें भी। तो वो रिसोर्स यूनिट फुल पैकेज होगा एक तरह से, वहाँ ADL डेली लिविंग स्किल्स, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्किल्स की ट्रेनिंग का पूरा एक यूनिट बनाया है। और फिर वहाँ पे हम मजीद स्पाइडर केज और इस तरह की तमाम जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो हम करवा रहे हैं। तो वो एक पूरा अडेप्टिव जो इक्विपमेंट्स चाहिए उन बच्चों को वो, और फिर जो चूंकि मैंने शायद मुझे फेवरेट था कि प्ले बेस्ड एक्टिविटी हो, तो SI और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन दोनों उसको कवर कर रहे हैं। तो हम अडेप्टिव गेम्स जो हैं वो उस पे हमारा बड़ा जोर होता है, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो हैं वो हमने मस्ट रखी हुई हैं। तो हमारे बच्चे स्पेशल ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ से, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि जितना ये जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। इस सिलसिले में अब हमने जो है वो व्हील
चेयर्स वगैरह भी जो है स्पोर्ट्स व्हील चेयर्स बाहर से अरेंज करवाई हैं, और इंशाल्लाह सून हम उसका भी बिल्कुल इंस्टॉलमेंट होने वाली है और स्टार्ट करेंगे, ताकि जिस लेवल पे बच्चा हो वो वहां से पिक करके आगे जाए। तो पता नहीं मैं कहीं डाइवर्ट ना हो गई हूँ, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे जरूर कहूंगी कि सेरेब्रल पैल्सी के जो बच्चे होते हैं, सेरेब्रल पैल्सी डायग्नोसिस के, उनके पेरेंट्स को मैं हमेशा कॉन्सेप्ट करती हूँ कि आप इस पॉइंट को देखें कि उस बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है। हमारी ड्रीम्स बहुत बड़ी हैं, एक टिपिकल बच्चे के पेरेंट्स होते हुए हम हमेशा आगे के आगे सोच रहे होते हैं। तो इसी तरह अगर आप बच्चे में प्रॉब्लम है तो हमारा पूरा फोकस उसकी सारी सारी वीकनेस पे होता है। तो हमें उस बच्चे की स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करना है, और उसके स्ट्रेंथ में अगर वो सिंपल ड्राइंग से लेकर अगर जो है वो एक थ्रो भी कर रहा है, तो मैं उस थ्रो को किस स्पोर्ट्स में यूटिलाइज कर सकती हूँ, या उस जो उसने पेन या जो भी ब्रश होल्ड करके एक पंच मारना शुरू किया है, मैं उसको किस तरह यूटिलाइज कर सकती हूँ। तो एक थेरेपिस्ट का ये विजन होना चाहिए कि वहां से लेके उसको उठे, जिससे वो मजीद लर्निंग की तरफ जाए ना। इस तरह की होप्स हैं कि आप जो है, ज्यादातर मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स का होता है कि स्कूल सिस्टम है, हमारे बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दे। बीइंग अ, बिल्कुल नेचुरल है, ये आपके पास है, मगर एक्सेप्टेंस लेकर आए और अपनी विश से बाहर निकल के बच्चे की विश को देखें। मुझे उसको 1 2 3 ABC सिखाने से उसका लेवल नहीं बढ़ेगा, मुझे उसकी जनरल ट्रेनिंग करने से उसका लेवल बढ़ाना है, कि वो अपने हाथ पाँव को किस तरह इस्तेमाल कर सकता है, अब उसकी इंजॉयमेंट क्या है, बच्चा है, एक्सप्लोरेशन है, ठीक है, तो उसकी इंजॉयमेंट लेवल क्या है, वो किस तरह से सीख सकता है, तो उस लेवल पे जाके जो है वो हमें काम करना चाहिए। तो ये राइट। बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। अच्छा, ये बताइए कि पेरेंट्स के डिफरेंट ग्रुप्स में जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं उनके एक्सपेंसिव या कम एक्सपेंसिव होने की काफ़ी बहस चलती रहती है। तो अगर हम आपसे ये पूछना चाहें कि ये जो सर्विसेज SIMPR में दे रहे हैं आप लोग, उसको आप किस तरह उसके एक्सपेंस जो हैं वो एट द एंड क्लाइंट को किस तरह पड़ते हैं, उसका कुछ आइडिया आप बता सकते हैं? देखिए, SIPMR तो अभी आइडियलिस्टिक है। 150 इसे 200 जो है वो चार्जेस हैं इसके, 150 पर चार्ज है। KDA कैंपस में भी इस तरह, यानी हर जो आप थेरेपी ले रहे हैं, OT ऑक्यूपेशनल थेरेपी या फिजियोथेरेपी, वो इतने लीस्ट चार्जेस पे है। जो ऑटिज्म यूनिट है वहाँ के चार्जेस डिफरेंट है, बट वो भी विद इन 1000 ही है, ठीक है। और स्पीच जो है वो भी विद इन 1000 में ही है। बल्कि वहाँ पे इतना ज्यादा हमारे पास बल्क था कि जो है वो इवनिंग सेशन जो है वो क्लिनिक्स, एग्जेक्टिव क्लिनिक्स भी स्टार्ट किए गए हैं वहाँ पे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को दिया जाए जिन जो अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। तो जो जो अफोर्डिंग नहीं है, ज़कात सिस्टम है यहाँ पे, और मतलब जो यूनिट है पूरे का पूरा, चाहे वो OT है, PT है, स्पीच है, स्पेशल एजुकेटर है, और इसके अलावा हियरिंग का भी वहाँ पे मौजूद है। फिर हमारे पास फिजियाट्रिस्ट जो है, मैं कह सकती हूँ कि हमारे पास मौजूद है, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान में फिजियाट्रिस्ट का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। बट SIPMR जो है वो एक मेन फोरम है, जहाँ पे से SIPMR मेन डॉक्टर नबीला सुमरो मौजूद है। उसके अलावा सारे जो हमारा उनका जो PGs हैं वो सब फिजियाट्रिस्ट के अंदर कैटेगरी में आते हैं। और इससे बेनिफिट क्या है, क्या अगर आपको नज़ला, खांसी, बुखार है, गले में आप ENT के पास जाएंगे, अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो आप ENT के पास नहीं जाएंगे। तो यही स्पेसिफिकेशन आपको इस जगह भी रखनी चाहिए, कि अगर आपके बच्चे को कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन है, या तो वो रेफरल होके आ रहा है, या डायरेक्ट आपको पता है कोई रिहैबिलिटेशन की नीड के साथ है, तो आप फिजियाट्रिस्ट को दिखाते हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। वो आपको एक ही वक्त में सारी चीजों के लिए गाइड करेगा, रादर देन हमारे पास बच्चे घूमते हुए आते हैं कि फलाने ने विटामिन की टैबलेट दे दी, इससे सही होगा, वो 12 साल का हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह क्या हुआ, उसकी वो एज निकल गई अर्ली इंटरवेंशन वाली, जो हम कुछ अचीव करवा सकते हो। तो ये एक टीम वर्क है, ये बाकी डॉक्टर्स को भी बल्कि ये होना ही चाहिए कि वो डायरेक्ट रेफर करें फिजियाट्रिस्ट के पास भी। तो राइट। बहुत आइडियल है SIPMR के लिए, तो मैं 100% ये मतलब चीपेस्ट अमाउंट के साथ जो है वो आपको एक जगह पे सब कुछ मिल रहा है।
और इसके बारे में भी बताइए कि क्या बहुत ज़्यादा लोड होता है? जिस तरह आपने कहा कि इवनिंग भी आपने शुरू किया, तो क्या लोगों को बहुत ज़्यादा क्यू में इंतज़ार भी करना पड़ता है या उनकी अपॉइंटमेंट्स क्या बहुत लेट मिलती हैं? ऐसा भी कुछ जगहों पे मैंने सुना, तो मैंने कहा आपसे क्लैरिफ़ाई कर लें कि लोड की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं? बिल्कुल। एक्चुअली हमारे यहाँ स्पीच का लोड ज्यादा है। स्पीच में असल प्रायोरिटी की बात है। पेरेंट्स को सबसे ज्यादा ये होता है कि या तो ये चलना शुरू हो जाए या ये हुँ, बोलना शुरू हो जाए। ये दो चीजों पे ज्यादा होता है। काम वो कहते हैं हम काम अपना खुद करा रहे हैं। वो ये हुँ, एक्सपेक्टेशन नहीं, मतलब वो ये नहीं देखते कि आज आप काम करवा रहे हैं और ये अगले 10 साल में आप आगे जाके क्या सोचते हैं, उनका विजन ये नहीं सोच रहा कि 10 साल बाद जब आप नहीं करवा सकेंगे, बच्चा बड़ा हो चुका होगा, फिर आप इसको करवाने के लिए आएंगे तो ये नहीं हो सकेगा कुछ। हुँ, तो ये वाली जो लैकिंग है जिसकी हम अवेयरनेस हमेशा देते रहते हैं। बहरहाल स्पीच जो है उसका ओवरबर्डन चल रहा है। ओटीज में ये है कि हमारे पास माशाल्लाह काफी बल्क है ओटी का यहाँ पे SIPMR में, और हम अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो सेटलमेंट कर लेते हैं। और हुँ, CCD जो है वो ऑटिज्म यूनिट है प्योर। सेंसरी प्रोसेसिंग के डिलेड बच्चे जो हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम इश्यूज के साथ, ऑटिस्टिक, ADHD। तो इस वजह से एक वो पूरा फ्लो जो है वो एक पूरा पोर्शन उधर चला जाता है। तो इन दो जगहों पे जो है वो अभी फिलहाल काफी ऐसा होता है कि क्यू में आते हैं और हुँ, लंबी, मतलब ओवर टाइम उनको वेट करना पड़ता है पेरेंट्स को। तो राइट, मीनवाइल जहाँ जहाँ के अवेलेबल होते हैं तो फिर हम वहाँ एडजस्ट करते जाते हैं। राइट। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि अब ऑनलाइन थेरेपीज़ का जिस तरह आप खुद भी टेलीथेरेपिस्ट हैं सर्टिफ़ाइड, तो क्या यहाँ पे ऑनलाइन थेरेपीज़ भी दी जा रही हैं? और या नहीं दी जा रही तो आगे प्लान है? क्या इस बारे में कुछ बताइए हमें? पाकिस्तान में पूछ रहे हैं या SIPMR में पूछ रहे हैं? हाँ, नहीं आपके सेटअप में जी। अच्छा जी, मेरे सेटअप में SIPMR में बिल्कुल ऑनलाइन थेरेपीज भी दी जाती हैं। बट 2 साल लोगों ने, पाकिस्तान में लोगों ने बहुत ऑनलाइन थेरेपीज को एक्सेप्ट भी किया। बट उसके बाद जो है वो उनकी प्रेफरेंस जरा चेंज जाती है। जो लॉन्ग डिस्टेंस, जो इंटीरियर से लोग आते हैं या मतलब दूसरे शहरों से आते हैं जहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होती या कम होती है, तो वो तो फिर भी ऑनलाइन जो है वो प्रेफर करते हैं। और फिर फॉलो अप के लिए बहरहाल हमारे पास हम 3 महीने पे या 15 दिन पे जो उनके लिए सूटेबल हो बुला लेते हैं। लेकिन जो यहाँ के प्योर हमारे अपने पेशेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो यहीं पर आकर करवाएं। दो के हम होम प्लान देते हैं, क्योंकि आपको पता है कुछ पेशेंट्स जो हैं वो अर्ली इंटरवेंशन पे होते हैं, उनको फौरन ऐसी जितनी अच्छी आप ट्रीटमेंट देते जाते हैं होम प्लान के साथ, तो वो पेशेंट में प्रोग्रेस ज्यादा आती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो एज या अपनी डिजीज के रिस्ट्रिक्शन की वजह से लिमिटेड प्रोग्नोसिस होता है उनमें। तो अब ऐसे पेशेंट मेंटेनेंस पे ज्यादा होते हैं। तो फिर हमारा ये होता है कि वो पेशेंट्स जिनकी थेरेपी के अंदर कोई डेली बेसिस पे या आपके जल्दी जल्दी जो है प्रोग्नोसिस नहीं है और वो मेंटेनेंस पे है, मेंटेनेंस थेरेपी पे हैं, कि ताकि उनके कॉन्ट्रेक्चर ना डेवलप हो, वो काम, तो वो फिर फॉलो अप पे आ जाएं या टेली में आ जाएं तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो हैं इस तरह के भी जो कर लेते हैं। बाकी हुँ, इंडिविजुअल सेटअप्स में तो मैं भी टेली सेशंस भी लेती हूँ, जो कि राइट, ओवरऑल मैंने सबको बताया कि कराची से बाहर के ही ज्यादा होते हैं या हुँ, अब्रॉड के। राइट। अच्छा, एक और चीज़ हम पूछना चाहेंगे कि टीचर्स या स्टाफ की ट्रेनिंग पे तो आप लोग ऑब्वियसली काम कर रहे हैं। तो जो पेरेंट्स की ट्रेनिंग है, गाइडेंस है, प्लस जो पेरेंट्स अब डिमांड करते हैं कि जी हमें सेशंस ऑब्ज़र्व करने दें, हम देखें तो सही। टेली सेशन में तो इट्स वेरी ओपन। तो क्या हम्म। जो पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन वाला डिमांड होती है, उसको किस हद तक आप पूरा कर पाते हैं? और जो उनकी ट्रेनिंग और गाइडेंस है, उस पे किस तरह तवज्जो देते हैं? अच्छा, हमारे यहाँ वैसे तो अलाउ है पेरेंट्स को कि वो आके बैठें और देखें भी। बाज दफा सरकमस्टेंसेस कुछ ऐसे होते हैं कि आपको पेरेंट्स को अलाउ नहीं करना पड़ता। अच्छा, टू वे प्रोसेस भी है कि बाज दफा पेरेंट्स जो हैं वो दे के चले जाते हैं दिन से कि ठीक है अब आप करा रहे हैं, हम आ रहे हैं, अपने जाहिर सी बात है वो हम बच्चे को लेकर आ रहे हैं, आप इसको रख लें। ऐसा भी होता है।
तो बल्कि मैं फेसबुक पे देख रही होती हूँ कि कमेंट्स जो है ना वो बगैर रीजन के भी बाज दफा आ रहे होते हैं कि हमने जो है वो वहां से रिस्ट्रिक्ट, यानी 2 दिन आपने रिस्ट्रिक्ट करवाया, तीसरे दिन थेरेपिस्ट ने, हर तरह की चलती है। बट पेरेंट्स को मेरा अपना व्यू है कि देखना चाहिए, सेशन देखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। ये जो हमने कम्युनिटी में स्टार्ट किया था, इसका हमारा मेन ये था कि हमने जब फॉलो अप में भी पेरेंट्स को बुलाया था ना, तो हमने ये रखा कि हम बैठे हुए आपको देख रहे हैं, आप करें हमारे सामने। हम्म। तो एक बड़ा हमें मतलब प्लस पॉइंट मिला कि पेरेंट्स, क्योंकि देखें ड्राइविंग को आप ले लें कि अगर आप ड्राइव करते हैं तो हमें साथ बैठे हुए तो बड़ा आसान लग रहा होता है, जो ड्राइव कर रहा होता है कोई मसला ही नहीं है। खुद ड्राइविंग सीट पे बैठो ना तो साई जो है ना वो खुल जाती है, ओ ये क्या है सामने आ रहा है। तो सही। एग्जैक्टली पेरेंट्स की जो मैं तो पहले विश लिस्ट लेती हूँ पेरेंट्स की, कॉन्सल्ट करती हूँ, और फिर मैं साथ में उनको बताती हूँ कि अगर ये वाली चीज आप करेंगे, ये मेरा होम प्लान है, अगर आप ये करेंगे मुझे पता चलेगा, ठीक है, आप ये टिक लगाएंगे तो मैं आगे मूव करूंगी, अगर आप नहीं करेंगे मैं नहीं मूव आगे करूंगी। तो इससे ये होता है हम्म कि आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए पेरेंट्स के साथ, उनको पता होना चाहिए आप क्या करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं। फॉल्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर है कि आप एक क्लियर उसको पिक्चर दिखाएं कि आप ये चीज करेंगे तो इतने % इम्प्रूव होगा, और अगर हम दोनों मिलके करेंगे तो ये डबल हो जाएगी इम्प्रूवमेंट। तो राइट। और कहाँ तक जा सकता है। सही सही। अच्छा, एक चीज हम आपका मशवरा या गाइडेंस या एडवाइस लेना चाहेंगे वो इस सिलसिले में कि पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस करती हैं कि जब वो किसी सेंटर का इंतखाब कर रहे होते हैं, उनको किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि कराची में बहुत से इदारे सेंटर्स हैं अवेलेबल, लेकिन पेरेंट्स को क्या आपकी तरफ से एडवाइस होगी कि उन सेंटर्स में या उन प्रोफेशनल में उनको क्या देखना चाहिए जिसके बाद वो डिसाइड करें? प्रोफेशनल स्किल्स सबसे पहले तो, और ऑल टुगेदर कितना अच्छा टीम वर्क है उस सेंटर का, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप गए हैं और वहाँ प्रोफेशनल्स नहीं हैं, असिस्टेंट्स हैं या हेल्पर्स हैं, और इनके थ्रू हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता जितना जो है वो, अगर आप प्रोफेशनल्स के बीच में गए। अच्छा, इस यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं कि हमारे सेंटर में हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो है वो BS ऑक्यूपेशनल थेरेपी का डिपार्टमेंट है पूरा। तो अब पेरेंट्स को ये होता है कि वो सब पेरेंट्स आपस में बातें करते हैं, फिर ये लगता है कि वो ये जी, पहले ही कह देते हैं ये स्टूडेंट से नहीं करवाना है या इससे नहीं करना है। मैं इस चीज को मानती हूँ कि आप जो जो सुपरवाइजर है वो भी साथ हो और स्टूडेंट भी साथ हो। देखो, वो हैंडलिंग देख रहा है, स्टूडेंट हम्म हमारा फाइनल ईयर में आता है, मैं सिर्फ इसलिए हम्म यहाँ पे क्लियरिफाई करना चाह रही हूँ। असिस्टेंट और स्टूडेंट में फर्क है, हेल्पर और स्टूडेंट में फर्क है। स्टूडेंट 4 ईयर कंप्लीट कर रहा है, बिल्कुल फाइनल ईयर में है, ठीक है, उसकी हैंडलिंग और एक लेमैन जो आके हैंडलिंग कर रहा है बहुत डिफरेंस है। तो आप उसको कंपेयर ना करें। बाकी ये कि देखें, हर जगह एक जैसे नहीं लोग होते, बहुत से जगह बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं, बड़े स्किलफुल हैं, तो थेरेपिस्ट टू थेरेपिस्ट वेरी करता है। पेरेंट्स बहरहाल कोशिश करें प्रोफेशनल से करवाएं। हम्म मैं ये नहीं मानती, पेरेंट्स को अच्छा खासा पता होता है कहाँ प्रोफेशनल काम हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, और बस हमारे शायद इकोनॉमिकली सोशली कहीं हम बाउंड हैं, हम कहीं दूर नहीं जा सकते, कहीं हम बाउंड हैं, हम पैसे नहीं दे सकते, बहुत हम्म सारी चीजें हैं हमारे पास, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पहले हम खुद उन उन चीजों को आजमाते हैं, और फिर उसके बाद ब्लेम करें तो थोड़ा सा वो है। अब तो मैं ख्याल है मीडिया हम्म सब खोल के सामने कर देता हम्म। है, अच्छा, ऐसा नहीं एक है। एक चीज हमें बताइए कि ये इस रिहैब फील्ड के जितने भी लोग हैं, चाहे वो ओटी हो, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हो, सारे इस रिहैब फील्ड के, आप क्या समझते हैं कि हमारे ओवरऑल, अगर मैं बात करूं, किसी को पिन पॉइंट तो नहीं हम कर रहे, लेकिन ओवरऑल हम बात करना चाहूँ कि इस फील्ड की बेहतरी के लिए आप क्या समझते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, या हमारे प्रोफेशनल्स में आपको किस चीज़ की कमी नज़र आती है जिसको हमें ज़्यादा फोकस करके उसको कवर करना चाहिए? इस बारे में आपके क्या तासुरात हैं? जैसे मैंने कहा कि हमारी ना रिहैबिलिटेशन टीम है, हमारा टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म और दूसरा, एक फेयर बाउंड्री अपने वर्क की होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो एक लंबे टाइम तक ना डिस्क्रिमिनेट ही नहीं किया जा रहा है कि PT OT में क्या फर्क है, हम्म साइकोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट में क्या फर्क है।
ठीक है, हर एक एक दूसरे के अगर काम ओवरलैप करेगा तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन होगी। तो हमें जरूरत है कि एक तो हमारा टीम वर्क बड़ा स्ट्रांग हो, सही है, और एथिकल वर्क करना स्टार्ट करें। एथिकली हम जितने स्ट्रांग होंगे ना, हम खुद ब खुद अपनी बाउंड्रीज के अंदर आ जाएंगे। जब हम एथिक फॉलो करना शुरू करेंगे, क्योंकि जितने रिहेबिलिटेशन टीम है वो एथिक्स पढ़ती है, और उस एथिक्स में राइट। बहुत प्रॉपरली लिखा हुआ है कि आपकी क्या बाउंड्री है, कहाँ आके आपने रुकना है, किसको ओवरलैप। तो सबसे बेस्ट है कि आप जो है वो एथिक्स को फॉलो करें, तो आप पेरेंट्स के लिए भी अच्छे हो जाएंगे, अपने वर्क प्रोफेशन के साथ भी बहुत सिंसियर रहेंगे। ठीक है, और स्किल्स जो हैं वो सेकंड जो है वो मेरा ये कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे काम करें। अगर आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे काम करेंगे तो आपको पता होगा कि नाउ न्यू एडवांसमेंट क्या है। एक ही पैटर्न पे वर्क करना जो है वो ऐसे, ये मतलब स्टेंजिंग वाटर की तरह है ना, कि आप आगे ही नहीं बढ़ रहे। तो आपको जो है अपनी थेरेपी, अपनी ट्रीटमेंट को मजीद रिसर्च किस लिए करते हैं? रिसर्च जो है वो सिर्फ इसलिए तो नहीं है ना कि मेरा नाम है कि बस मैं रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च का मतलब ये है कि हम एक चीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमने स्कूल में जाके काम किया, टीचर्स के, हमने सिर्फ बातें नहीं, यानी सिर्फ सोचा नहीं कि अच्छा मैं टीचर से कैसे मशवरा लूं। हम उस सेटअप में गए, वहां उनके साथ काम किया, उन्होंने कुछ हमसे लर्न किया, कुछ हमने उनसे लर्न किया, राइट। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने एक चीज, न्यू प्रोडक्ट बनाई। इसी तरह कम्युनिटी में भी हमने लर्न किया कि टैली को और सेशन उस जगह पे कम्युनिटी वर्क को कंबाइन करें तो कैसा काम आएगा। तो एविडेंस बेस आपको ये सिखाती है कि फला ने ये काम किया है, इस पे इतना पॉजिटिव रिजल्ट है, लेट्स अप्लाई। आप इस चीज को लेकर आए और करें, और एक्सपेरिमेंट नहीं, एविडेंस बेस पे काम करें। राइट। तो इसी मशवरे, एडवाइस और अच्छी सी बात के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू जी। और आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमें आपसे मिली है, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे लिए भी नहीं थी, और कुछ मेरा जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े अनप्लान्ड थे। हमने कहा जैसे हम हवा के साथ साथ चलते हैं, तो जैसे जैसे हमारी डिस्कशन चलती रही हम वो वैसे मूव करते रहे। लेकिन आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन मेरी तरह बहुत से लोगों के लिए कुछ बातें बहुत नई होंगी, और ये उनकी इन्फॉर्मेशन में ज़रूर इजाफा करेगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह और लोगों। इसी के साथ हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए प्रोफेशनल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।